दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। ये वरिष्ठ पत्रकार का एक लेख है। आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत पर कई दिन से संसद में चर्चा चल रही है और मोदी जी लगातार नेहरू जी को कोस रहे हैं। इस पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने लेख लिखा है और वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इसके बारे में। उन्होंने लिखा है कि वंदे मातरम बहाना है, मकसद बंगाल में सत्ता कब्जाना है। क्या है ये पूरा लेख? दोस्तों, बिहार चुनाव खत्म होते ही अब न्यूज चैनलों में बंगाल छा गया है और संसद में वंदे मातरम पर बहस हो रही है। ऐसा लगता है कि वंदे मातरम के जरिए चुनाव से पहले बंगाल की जनता को कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही हो। अचानक पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने और गीता पाठ को लेकर जो माहौल गरमाया गया है, उसके पीछे भी यही मंशा है कि सोमवार को बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, पूरी बहस वर्तमान की समस्याओं से ध्यान भटकाने और बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। नवंबर में वंदे मातरम लिखे जाने के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरणोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर वंदे मातरम की आत्मा को काटने का अपराध करने का आरोप लगाया। फिर दिसंबर को वंदे मातरम पर 10 घंटे की बहस की शुरुआत करते हुए भी उन्होंने नेहरू जी को ही कोसा था। उन्होंने क्या कहा? जिन्ना ने 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया तो नेहरू को अपना सिंहासन डोलता नजर आया। बजाय इसके कि वे वंदे मातरम के प्रति निष्ठा को व्यक्त करते, उन्होंने वंदे मातरम की ही समीक्षा शुरू कर दी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी कि वंदे मातरम का बैकग्राउंड पड़ा है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। देश का दुर्भाग्य है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस ने समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। ये मोदी जी ने कहा था अपने बयान में और उन्होंने नेहरू जी को जमकर कोसा। ऐसा लगा कि ये सारी बहस ही नेहरू पर हमला करने के लिए की गई थी। पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने तमाम तथ्य रखे जिनसे साबित होता है कि ये फैसला केवल नेहरू जी का नहीं, पूरी कांग्रेस कार्य समिति का था, जिसमें सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस से लेकर मौलाना आजाद तक थे। प्रियंका गांधी ने कहा, क्या कहा वो आपको बताते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, उस पर क्या बहस हो सकती है? बहस इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। ये बहस इसलिए जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उन पर सवाल उठाएं और वर्तमान की समस्याओं पर पर्दा डाला जाए। यह संविधान पर हमले की मंशा के तहत किया जा रहा है। ये प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा है। यानी मोदी जी भूल गए कि वे जब नेहरू पर हमला बोलते हैं या वंदे मातरम के 2 अंतरे ही स्वीकार करने को अपराध बताते हैं तो सिर्फ नेहरू को अपराधी नहीं ठहराती, पूरी वर्किंग कमेटी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी अपराधी बताते हैं। 28-29 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में हुई इस बैठक में कौन कौन सदस्य थे, जरा ध्यान से पढ़ते हैं, इस पर गौर करते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेवी कृपलानी जो कि महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे इस सभा के, वहीं राजगोपालचारी, जमुना लाल बजाज कोषाध्यक्ष थे और भूला भाई देसाई ये भी इसमें सम्मिलित थे। वहीं शरद चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण भी थे और आचार्य नरेंद्र देव थे। वहीं आपको बता दें कि इसमें सुभाष चंद्र बोस भी इस कमेटी में सदस्य थे और खान अब्दुल गफ्फार खान पट्टाभी, सीता रमैया
सचेता कृपालानी विशेष आमंत्रित थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये नाम इसमें दिए हुए थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या मोदी जी सुभाष चंद्र बोस से ज़्यादा देशभक्त हैं? क्या वे राजेंद्र प्रसाद से ज़्यादा समझ रखते हैं? क्या मोदी जी सरदार पटेल से ज़्यादा देश की एकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं? जाहिर है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव को क्या वे रद्दी की टोकरी में डालने लायक मानते हैं? क्या 26 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू जी को पत्र लिखा? इसके गीत के पहले हिस्से में व्यक्त कोमल भाव और भक्तिपूर्ण भावनाएं तथा मातृभूमि के सुंदर स्वयं पक्ष पर इसका जोर मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं। यह महत्व इतना गहरा है कि इस हिस्से को कविता के हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती, जिसका यह अंग मेरा पालन पोषण पिता के एकेश्वरवादी विचारों में बीच हुआ है और इन अंशों में व्यक्त भावों में मेरी सहानुभूति नहीं हो सकती। गुरुदेव ने आगे लिखा कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक हो सकता है। जाहिर है राष्ट्रीय नेताओं ने देश की एकता को महत्व दिया और इस वादे पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि आज़ादी की लड़ाई है कि आज़ादी के एक फल पर किसी एक धर्म के लोगों का अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रीय प्रतीक वही होंगे जो पूरे राष्ट्र को स्वीकार होंगे। बंगाल में बीजेपी की राजनीति क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल बिहार के बाद बीजेपी का लक्ष्य है पश्चिम बंगाल, जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी जीत नहीं पा रही है। हालांकि बीते एक दशक में बीजेपी ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। बंगाल में बीजेपी का ग्राफ 9 साल में ही बढ़ा है। 2016 विधानसभा में सिर्फ 3 सीट मिली थी। 2019 की बात करें तो 18 सीट और वोट मिले थे 42%। 2021 में 77 सीटें मिली, 38% वोट मिले। और वहीं 2024 लोकसभा में सिर्फ 12 सीटें, वोट घटकर 37% के करीब रह गई थी। स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन गई है। सिर्फ 9 साल में वह राज्य में एक बड़ी ताकत बन गई है। बंगाल की पूरी राजनीति ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सिमट गई है। 35 साल तक शासन करने वाला वाम मोर्चा हाशिए पर है। कांग्रेस का भी यही हाल हुआ है। आलोचकों का कहना है कि बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जोर से पार्टी आगे बढ़ रही है। यह संयोग नहीं है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। बता रहे हैं कि नई बाबरी मस्जिद का विवाद 2019 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद की वजह से चर्चा में है। 6 दिसंबर को उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर मस्जिद की नींव डाल भी दी है। उधर 7 दिसंबर को कोलकाता के परेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ हुआ। दावा है कि इसमें 5 लाख लोग शामिल हुए। बंगाल के लिए यह बिल्कुल नई बात है। यह सिलसिला 2022 से शुरू हुआ है। देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसी परंपरा है। गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है जिस पर चिंतन मनन और भाष्य की लंबी परंपरा है, लेकिन लाखों की उपस्थिति में सामूहिक पाठ बंगाल में शुरू हुआ है। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं, कमेंट में व्यू दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। वहीं प्रियंका ने भी मोदी पर बड़ा हमला बोला है। वैसे मोदी जी का भाषण सुनकर प्रियंका गांधी का यह आरोप सही लगता है कि बंगाल चुनाव के नजरिए से वंदे मातरम पर विवाद शुरू किया गया है। वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने बंगाल के विभाजन और बंगाल के लोगों पर हुए अत्याचार को लेकर भावनात्मक वर्णन किया। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी और तमाम क्रांतिकारियों का नाम लेकर उल्लेख किया जिन्होंने शहादत दी थी। कांग्रेस और कांग्रेस नाम वाली पार्टियों पर तुष्टीकरण की नीति पर चलने का आरोप भी लगाया। यानी कांग्रेस ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस को भी निशाने पर लिया जो बंगाल में सत्ता में है। वैसे क्या मोदी जी को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी का वह रुख याद है जब कल्याण सिंह सरकार ने यूपी में वंदे मातरम को स्कूलों में अनिवार्य बनाया था? तब वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने के फैसले के लिए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रविंद्र
शुक्ल को बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार से बर्खास्त किया गया था। कहा गया कि उन्होंने बिना कैबिनेट की मंजूरी के वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी इस फैसले से काफी नाराज थे, इसलिए फैसला बदला गया। क्या कोई मोदी जी से पूछेगा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी तुष्टीकरण कर रहे थे? अपने भाषण में मोदी जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया, लेकिन छुपा गए कि गुरुदेव ने ही सुझाव दिया था कि दो ही अंतर्राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंग भंग के खिलाफ रक्षाबंधन को प्रतिवाद का प्रतीक माना था। हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का संकल्प भी लिया था। लेकिन आज पूरे बंगाल में हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके राजनीतिक ताकत बनाना चाहते हैं, सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। उसी बंगाल से स्वामी विवेकानंद भी थे, जो दुनिया भर में हिंदू धर्म की पहचान बने। उन्होंने कहा था कि वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर में ही भारत का भविष्य है। यानी बंगाल के जितने महापुरुष रहे हैं, उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन को देश के लिए खतरा बताया था, सद्भाव को जरूरी बताया था। क्या वंदे मातरम का झंडा लेकर इस सद्भाव को तोड़ने की इजाजत दी जा सकती है? तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर मोदी जी सांप्रदायिक माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं और बंगाल की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और यदि ये खबर अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक भी धन्यवाद, नमस्कार।